एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ के प्रायोजक हैं अरोराज गिरिराज ग्रुप वृंदावन और सह प्रायोजक हैं पुष्पा शर्मा PS ग्रुप एंड द्विवेदी प्राइवेट लिमिटेड वृंदावन, ओमैक्स इंटरनेटी वृंदावन और एसोसिएट्स हैं हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर रमण रीति वृंदावन, हरे कृष्णा ऑर्चिड वृंदावन। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं शुभम मालविया स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में जिसका नाम है मैं मथुरा हूं। इस वक्त चर्चा के लिए मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं संदीप अरोड़ा जी और RC गोयल जी। संदीप अरोड़ा जी रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं और गिरिराज ग्रुप के डायरेक्टर हैं। 13 सफल प्रोजेक्ट ये वृंदावन में लॉन्च कर चुके हैं। RC गोयल जी दिल्ली से बिलोंग करते हैं और ये हरे कृष्णा ऑर्किड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनसे बात करेंगे हमारे साथी संवाददाता वेद प्रकाश गौतम। शुक्रिया शुभम, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम मैं मथुरा हूँ मैं। थैंक यू। वृंदावन के दो स्वरूप हैं, एक जो धर्म ग्रंथों में बताया जाता है जिसका जिक्र मिलता है, बहुत साधु संत यहाँ पर आए उन्होंने उसका जिक्र किया, पुरातन रूप धार्मिक रूप, और एक ऐसा रूप जिसके प्रतिनिधित्व करने वाली दो शख्सियत यहाँ बैठी हुई हैं जो NCR से मुकाबला करता है। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ फ्लैट्स नज़र आते हैं वृंदावन में, तो ऐसे ही कुछ लोग उनका निर्माण करने में लगे हुए हैं। मैं पहले मुखातिब होता हूँ संदीप अरोड़ा जी से। कैसे सर, कब से शुरुआत की, कब से इस वृंदावन में इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट आपके लॉन्च हो चुके हैं? सबसे पहले तो नियो परिवार को उनके 15वें वर्ष में प्रवेश करने पर हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस रियल एस्टेट सेक्टर में, हमारी कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में 2001 से कार्यरत है और हम 13 सफल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जी जी। आगे सर क्या प्लानिंग है अब? फ्यूचर के लिए अभी तक हमने मेनली हमने फ्लैट्स का निर्माण किया है। भविष्य में हमारी प्लानिंग है कि हम जैसे वृंदावन के लोकल लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए बिला का निर्माण करें, जिसमें इंडिविजुअल हाउस है, जिसमें जहां उनकी छत भी अपनी हो उसका निर्माण करें। उसके लिए हम प्रयासरत हैं और अगर भगवान ने चाहा तो शायद इसी साल के एंड तक हम उसे लॉन्च भी कर देंगे। जी जी। RC गोयल साहब जी, दिल्ली NCR क्षेत्र के लोगों के लिए वृंदावन के प्रति खासा आकर्षण है, चाहे वो श्रद्धालु के रूप में कहा जाए और चाहे वो आपकी तरह अगर कहें कंस्ट्रक्टर के रूप में कहा जाए। कब से सर यहाँ हैं, क्या प्रोजेक्ट हैं और क्या प्लानिंग है? जब मैं वृंदावन में पहले एज ए आता था दर्शन करने के लिए, तो मैं देखता था यहाँ पर कोई भी अच्छी जगह नहीं थी, रोड्स भी काफ़ी वो थी। तो मेरे मन में यही विचार आता था कि यहाँ पर जब श्रद्धालु लोग आते हैं और हमारे हिंदू धर्म से जो युवा लोग हैं क्यों नहीं जुड़ रहे। एक ये बहुत बड़ा प्रश्न रहा है, क्योंकि वो जिस माहौल में वहाँ रहते हैं उनको वो माहौल चाहिए, खाने के लिए अच्छी जगह चाहिए, शुद्ध वेजिटेरियन होना चाहिए, रहने के लिए एयर कंडीशन, या ऊपर चढ़ना है उसको लिफ्ट, गाड़ी पार्किंग, ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये मेरे मन में विचार आता था। तो तकरीबन 5-5.5 साल पहले मैंने ये जगह ली, उसके बाद इसकी डेवलपमेंट शुरू करी और इसी तर्ज पे मैंने इसको रखा कि वहाँ पूरी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। हरे कृष्ण ऑर्चिड की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी।
तो मैं ये समझता हूँ किसी भी शहर को अगर डेवलप करना है, जब नया आदमी आता है वो सबसे पहले ये देखता है यहाँ सड़कें कैसी हैं, बिल्डिंग्स कैसी हैं, और ये एक साइन ऑफ द डेवलपमेंट है, विकसित शहर है। अब जो पुराना एक वृंदावन है उसकी अपनी एक महत्व है, लेकिन जो शरणार्थी जो यहाँ पर वो आ रहा है, तीर्थ यात्री आ रहा है, उसके लिए ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। तो जो बाहर की डेवलपमेंट हो रही है मेरे हिसाब से तो ये बहुत एक अच्छा साइन है। क्या संभावनाएं दिखती हैं? अगर आप दिल्ली जैसे क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ तो बहुत बेहतर कॉलोनियाँ हैं, उच्च स्तर की वहाँ पर सुविधाएं हैं, यहाँ क्या संभावनाएं नज़र आती हैं वृंदावन में? मैं ये समझता हूँ जितनी भी ये बन रही है, डेवलपमेंट हो रही है, इसमें वो सब सुख सुविधाएँ मौजूद हैं। कोई ऐसी चीज़ की कमी नहीं है। जो सुख सुविधा वहाँ पर है, उन NCR में है, वही सब सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, और मेरे हिसाब से तो कोई कमी नहीं, और अच्छा लोग पसंद भी कर रहे हैं, और लोगों का आवागमन भी बड़ा है इन चीज़ों की वजह से। वृंदावन दर्शन करने तो आते ही हैं, लेकिन दर्शन के साथ साथ उनको सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो वो यहाँ रहने भी लग गए। जब मैं आता तो रहने का सोचता ही नहीं था मैं, क्योंकि वो चीज़ें थी नहीं अवेलेबल। अब रहते हैं सर? हैं जी, अब रहते हैं? हाँ, मैं रहता हूँ 2 बार, 2 दिन 3 दिन, कई बार 1 हफ्ता भी मैं यहाँ रहता हूँ, जबकि मेरा वहाँ पर बिजनेस है, बट स्टिल मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो आप कौन से वाले वृंदावन में रहते हैं? मैं रहता डेफिनेटली जहाँ मैंने विकसित किया वहीं पर रहता हूँ। ये नहीं है कि भाई अंदर जाके रहता हूँ, लेकिन मैं दर्शन करने तो जाता ही हूँ ना उस वृंदावन। वो उसकी अपनी एक महत्व है, लेकिन डेवलप जगह की एक अपनी महत्व है। जी गोयल जी, अगर पूछा जाए आपसे कौन सा वृंदावन ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? दोनों की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। देखो जी, दर्शन करने और भगवान का जो स्वरूप पुराना एग्जिस्ट करता है उसका अपना एक महत्व है। वृंदावन के नाम से वो मशहूर है और उसका अपना एक महत्व है। और जो सुख सुविधाएं जो आज का समय बदल रहा है, लोग आ रहे हैं, उनको क्या चाहिए वो एक अपना ज़रूरत है, क्योंकि तभी लोग यहाँ पर आकर रुक पाएंगे। जी जी, धन्यवाद। संदीप जी, एक सवाल आप देख रहे होंगे यहाँ पर, सो महंत आए, तमाम भागवत आचार्य आए, बड़े बड़े साधु महात्मा आए। ये सवाल बहुत यहाँ उठाया गया कि वृंदावन का स्वरूप बदलता जा रहा है। जो वृंदावन पहले तुलसी का वन हुआ करता था, बहुत परिभाषाएँ दी, बहुत सारे वन थे वृंदावन में, वो अब कहीं विलुप्त हो गए, उनकी जगह अट्टालिकाओं ने ले ली। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, समय के साथ साथ परिवर्तन लाजमी है। हर जितने भी शहर हैं, आप किसी भी शहर को उठा लीजिए, हर शहर में समय के साथ साथ परिवर्तन आया है और विकास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे टूरिस्ट बढ़ रहा है, अगर उसको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो धीरे धीरे टूरिस्ट का आना बंद हो जाएगा। आज आप देखिए, 10 साल पहले जो टूरिस्ट आता था और आज टूरिस्ट की संख्या में मेरे ख्याल से लगभग 2 और 3 टाइम्स की बढ़ोतरी हो चुकी है, क्योंकि वृंदावन में वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएँ मिलनी शुरू हो गई हैं। जी, जहाँ तक आप तुलसी वन की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बताऊँ कि हम जो भी जितनी भी अपनी कॉलोनियाँ विकसित कर रहे हैं, उन कॉलोनियों के अंदर हम सिर्फ 30 से 35% एरिया कवर्ड कर रहे हैं और 65% एरिया ओपन छोड़ रहे हैं। आप हमारे यहाँ हमारी जितनी भी कॉलोनियाँ होंगी उनमें आप आके देखिए, हमने तुलसी के हज़ारों पौधे लगाए हुए हैं जी, और 65 हज़ारों हमने वृक्ष लगाए हुए हैं। तो शहर के अंदर जो वृंदावन है, मैं उसका कोई वो नहीं करूँगा, शहर के अंदर जो वृंदावन है वहाँ पर ग्रीनरी के नाम पर बिल्कुल शून्य है। जी, आज जितनी कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं वो वृंदावन के वास्तविक स्वरूप का, चाहे आप देखिए हम लोगों के यहाँ पर हमने मंदिर भी बनाए हैं, मंदिर में सुबह शाम पूजा भी हो रही है, वृद्ध लोग जो रह रहे हैं उनके लिए हमने सारी सुविधाओं का ध्यान रखा है। जो बाहर से आके लोग वृंदावन वास करना चाहते हैं उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा है। तो हम वो सब सुविधाएं देना चाह रहे हैं जिसके लिए लोग वृंदावन के प्रति आकर्षित हो, वृंदावन में टूरिस्ट बढ़े, वृंदावन के लोगों को रोजगार मिले। यानी जो आप अपने प्रोजेक्ट साथ लेकर चल रहे हैं जी, कोशिश ये की जा रही है कि वृंदावन का प्राचीन रूप भी उनके साथ साथ जी कदम दर कदम में लाके चले। जी जी जी, आप देखिए हमारे यहाँ पर कदम के पेड़, उसके जो जितने भी वृंदावन पुरातन वृंदावन से जुड़े हुए वृक्ष हैं, हमने उन सबको अपने उसके अंदर लगाया हुआ है। जबकि पुराने वृंदावन के अंदर शायद आपको ये सारी चीज़ें आप विलुप्त हो चुकी हैं, केवल कुछ जगहों को छोड़ के, जैसे कुछ जगह को छोड़ के बाकी सब जगह विलुप्त हो चुकी हैं। और हमारी इनमें अगर नई विकसित कॉलोनियों में बाकी देखिए, आपको पुराना वृंदावन का स्वरूप वास्तव में नजर आएगा। अब ये नहीं है कि हमने सुविधाएं भी दी हैं तो हमने वृंदावन के स्वरूप को रखने की कोशिश भी की है। लेकिन ऐसा तो आप ही कर रहे होंगे या और 1-2 बिल्डर्स होंगे जो कर रहे होंगे? क्या सारे बिल्डर्स एक कदम मिला उठाकर चल रहे हैं? जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं, जो नॉर्म्स के हिसाब से केवल हम जो भी एरिया हम कवर कर सकते हैं, उसके अलावा हमें 25% एरिया ग्रीनरी के लिए छोड़ना कंपलसरी है, वो हम छोड़ के चल ही रहे हैं। ग्रीनरी के लिए छोड़ना है या उसमें ग्रीनरी भी लगा के चलनी है? नहीं, 100% लगा के चल रहे हैं। जी, आरसी गोयल साहब, यही सवाल आपके लिए भी बनता है। देखो, जैसे मैंने एक विकसित की जगह
वो जगह बिल्कुल बंजर पड़ी थी, 20-20 फुट नीचे ऊंचे गए वो थे, खड्डे थे। और आज उसमें देखोगे आप जाके कि कितनी ग्रीनरी है, जैसे ये कह रहे हैं 35% मैक्सिमम आप कवरेज कर सकते हो। और प्लांटेशन इतनी ज़्यादा, हमने तुलसी के पौधे या दूसरे पौधे, मंदिर भी बनाया है। तो ये सब चीज़ें तो समय के हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है शहर की, मैं तो ये कहूँगा। और जहाँ तक है गवर्नमेंट के नॉर्म्स तो हर एक को फॉलो करने पड़ेंगे। मिनिमम ट्रीज़ उन्होंने फिक्स किए हैं, इतने ट्रीज़ आपको लगाने पड़ेंगे, इतनी रोड छोड़नी पड़ेंगी, इतना ग्रीन एरिया छोड़ना पड़ेगा, वो तो सबको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो सब फॉलो हो रहा है तो मेरे हिसाब से तो इट इज़ ए साइन ऑफ द डेवलपमेंट। और जैसे मैं जानता हूँ कि पहले बच्चों को कहते थे कि भाई वहाँ मंदिर चलेंगे, तो कहते नहीं हम नहीं जाते। लेकिन आज जब ये सुख सुविधाएं वो आते हैं, जिम मिल रहा है, उसको क्या करेगा बच्चा यहाँ आके रहेगा? बच्चे को तो बोर हो जाएगा। जिम मिल रहा है, स्विमिंग पूल मिल रहा है, घूमने को गार्डन है, एंजॉय कर रहा है, वो कहता है हाँ बाबा हम चलते हैं वृंदावन। और जब वृंदावन आता है वो दर्शन करने भी जाता है जी। तो इसका मतलब वो धर्म से जुड़ रहा है, जो युवा है, यंगर है, वो सब धर्म से जुड़ रहे हैं हमारे। आपका ये भी कहना है कहीं ना कहीं कि आप धर्म से लोगों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। नहीं, सुख सुविधाएं चाहिए ना जुड़ने के लिए। जब आदमी जिस माहौल से आ रहा है उसको सुविधाएं चाहिए। अगर उसको सुविधाएं मिलती हैं तो डेफिनेटली वो आने की कोशिश करेगा जी। संदीप अरोड़ा साहब, कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं वृंदावन में जो हालिया 2 दशक में बनाए गए लेकिन खाली पड़े हैं क्योंकि लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, एनसीआर से लोगों ने फ्लैट्स खरीद लिए जी। आपकी तरफ नहीं कह रहा हूँ सर, एक सवाल यहाँ अक्सर उठाया जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट्स खरीद लिए, दशकों से खाली पड़े हैं। सर ऐसा नहीं है। जैसे कि दिल्ली वालों ने जो वृंदावन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का वृंदावन ने जो फ्लैट परचेज किए हुए हैं वो वीकेंड में आने वाले लोग होते हैं, सैटरडे संडे आने वाले होते हैं। तो आपको लगता होगा जैसे कि वीक में 5 दिन खाली पड़े हुए, तो आपको लगता है खाली पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कि जो कौन से जुड़े हुए लोग हैं वो सिर्फ कार्तिक के महीने वृंदावन आते हैं। तो कार्तिक के पूरे महीने रह के वो जैसे उस भगवान से जुड़े हुए महसूस करते हैं, तो वो लोग सिर्फ 1 महीने वृंदावन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने केवल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य अपने धर्म के प्रति जो उनके लगाव है, जो उनके धर्म के प्रति जो आस्था है, वो उसकी भी जरूर छिपी हुई है जी। और इसी से एक सवाल है शुभम जी। संदीप भाई, इसी से जुड़ा एक सवाल है। जैसे इन्होंने कहा कि फ्लैट्स ले लिए और वो खाली पड़े हैं। एक हमने देखा, ये तो शायद मेरे पूरी अपनी ज़िंदगी में पहला ही एक्सपीरियंस था, मेट्रोज़ में होता हो तो मुझे नहीं पता, वृंदावन ने ये एक्सपीरियंस दिलवा दिया। आनंद कृष्णा वन हुआ या आपकी कुछ स्कीम्स हुई, हमने पहले देखा कि वहाँ उन्होंने एक होटल जैसा, उसे कॉलोनी कम होटल जैसा, कॉलोनी ऑब्लिक होटल एक जैसा शेप दिया, और उसमें 1 BHK का एक स्टूडियो जिसको कह दीजिए वो बनाया, और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सेल कर दिया। और सेल करने के बाद हमारा एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया कि मैं जब मैं बाय द वे दिल्ली रहता हूँ, मैं जब आऊँगा तो पहले से एक प्री नोटिस दूंगा, और फिर मेरी मिल्कियत वाला वो जो स्टूडियो है उसे आप खाली करवा लेंगे, अदरवाइज़ वो आपके पोजीशन में रहेगा और आप उसे रेंट पे उठा देंगे। तो ये जो स्कीम थी, ये कितना सूट करी वृंदावन को, और ये क्यों जन्मी? सर इस बारे में आप बताइए जी। हाँ, गोयल साहब भी उसी ये परिपाटी आपके यहाँ भी लागू हुई है। जो आप कह रहे हैं, एक ब्लॉक में हमने भी ऐसा शुरू किया है जी। ये डेफिनेट है कि भाई यहाँ पर परमानेंट लोग कम है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट ब्लॉक मैंने बनाया है उसमें यही किया है कि परमानेंट रह रहे हैं लोग। एक ब्लॉक में मैंने ज़रूर ये सुविधा दी है, जिन लोगों को ये है कि भी मेरी जगह भी होगी, मैं आता हूँ तो मुझे जगह भी चाहिए, तो हम उनको ये फैसिलिटी देते हैं कि जब वो आते हैं तो रहते हैं, और बाकी हम उसको जो और से आ रहे हैं लोग उनके लिए उनको किराए पर देते हैं। तो आप सोचते हैं कि ये अच्छी स्कीम सक्सेसफुल रही है? मतलब लोगों के लिए ये कन्वीनियंट है, बहुत कन्वीनियंट, मतलब दोनों मायनों में, जिसकी वो ओनर है जो उसके लिए भी फ़ायदा है, और जैसे आप इसके प्रमोटर हैं तो आपके लिए भी फ़ायदा है। बिल्कुल, ये फ़ायदा इसलिए है कि जो जितनी कॉमन सर्विसेज हैं, क्योंकि मैं मान लो वहाँ पर एक होटल टाइप चला रहा हूँ, तो मुझे वो सारी सुख सुविधाएं मेंटेन करनी पड़ेंगी, जितनी भी कॉमन सर्विसेज। अगर मैं आज बना के छोड़ दूँ, शायद उसमें से 25% लोग हैं जो कि यहाँ रहेंगे या आते रहेंगे रेगुलर हैं, तो वो सुख सुविधाएं कौन मेंटेन करेगा? जो बाहर के लोग हैं ना, वो कोई RWA बनाकर फॉर्म करके रह सकते हैं, यहाँ पर तैयारी कर, हर चीज़ पे मेंटेनेंस तो चाहिए, तभी वो चीज़ें। मान लो आज मैंने इतनी प्लांटेशन, अगर आप देखेंगे इतना ग्रीन एरिया, अगर उस पर डेली ये वॉच ना की जाएगी तो पौधे मर जाएंगे।
तो मैं समझता हूँ इससे एक तो उस एरिया में रौनक है, जो आने वाला है उसको उजाड़ नहीं लगता है, और दूसरा उसको सब फैसिलिटीज़ का वो एंजॉय कर रहा है। तो हैं जी, रख रखाव हो रहा है उसका। तो इसमें मैं तो ये समझता हूँ जितने लोग मेरे यहाँ हैं, मैंने ये स्कीम शुरू करी थी, दे आर हैप्पी विद दिस। और जो आगे के ब्लॉक हैं डेफिनेटली उनमें मैंने ये स्कीम नहीं है, उनमें मोस्टली लोग वो रह रहे हैं कि भाई हफ्ते में 10 दिन रहेंगे हम, 1 महीने में हैं, उसमें वो लोग ले रहे हैं जिसमें उनको रहना है कि भाई मेरे को अपना फ्लैट चाहिए और मैं तो 10 दिन रहूँगा, 15 दिन रहूँगा, 5 दिन रहूँगा, मेरा फ्लैट है, मैं अपना रखना चाहता हूँ। ये एक पर्टिकुलर एक ब्लॉक में मैंने ये स्कीम लाया था और वो मेरी सक्सेसफुल चल रही है, पीपल आर हैप्पी। जी संदीप जी, वृंदावन में जगह सीमित है, उतनी ही जगह है। अब आरसी गोयल साहब आ गए हैं दिल्ली से, कैसे मुकाबला करेंगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए वृंदावन में कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जब भी होता है अच्छा ही होता है, और हमको ऐसे लोगों से सीखने को ही मिलता है। बहुत अच्छा है कि बाहर के अगर बिल्डर भी आते हैं तो हम लोग भी उनके अगर कंपटीशन में जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो सर ने तो एक नई योजना गोयल साहब ने यहाँ पे लॉन्च कर दी, ना वो घर है ना होटल है। सर पता नहीं नाम भी क्या रखा होगा उसका। नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, जैसे लोग, जैसे आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग महीने, साल में 1 महीने के लिए आते हैं, तो उनको वो 1 महीने के रहने के लिए पूरी व्यवस्था दे रहे हैं। आप वो चाहे वो टुकड़ पार्ट में आए, चाहे वो महीने में 1 बार आ जाए, साल में 1 बार आ जाए, तो उनको रहने की व्यवस्था उनको मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति उससे परेशान होगा। यानी कि उन लोगों को किस्तों में रहने के लिए घर मिल रहा है, बाकी लोगों को, आने वालों को होटल भी मिल रहा है। आप कुछ लाएंगे इस तरह का? नहीं, उनको भी रेंट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। जो उन लोगों ने दे रखा है उनको भी रेंट मिल रहा है, उन लोगों को भी ऐसा फायदा। और सबसे बड़ा फायदा एक और है, वो लोग जब भी आते हैं उन लोगों को साफ फ्लैट तैयार मिल रहा है। अदरवाइज बहुत सारे लोग आने के बाद में जो सब फ्लैटों की सफाई करना, 6 महीने बाद आई सफाई करना, वो उनके लिए मुश्किल काम होता है। वो कम से कम उन लोगों को फ्लैट साफ मिल रहा है। जी, तो गोयल जी आगे की क्या योजना है? एक आपका प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च हो चुका है, कैसा रिस्पांस मिला है उसे? और आगे? नहीं, मुझे तो अच्छा रिस्पांस मिला है और मैं उसी हिसाब से आगे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, जिस हिसाब से मेरे को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे तो कोई किसी तरह की परेशानी है ना, मेरा कोई कंपटीशन है। ये तो ऑलवेज है कि भी जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है, एक चीज़ मार्केट बनती है। और क्या जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये कहना चाह रहा था, आजकल जीएसटी बहुत उछला हुआ है और रियल एस्टेट काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इस समय डाउनफॉल उसका चल रहा था। तो जीएसटी के आने के बाद क्या रियल एस्टेट पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा? सर अच्छा प्रभाव तो अभी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पहले सर्विस टैक्स की जो रेट थी वो 4.5 थी। इसके अलावा जो बैट की परसेंटेज थी लगभग 2% के आसपास आती थी, तो 6.5% के आसपास बैठता था। अब जीएसटी की परसेंटेज 12% है जो आज, और अगर हम रजिस्ट्रेशन चार्ज और लगा लें तो टोटल खर्च एक्सपेंसेस लगभग 20% हो गया। आज अगर एक 25 लाख का अगर एक फ्लैट हम सेल कर रहे हैं तो 5 लाख रुपए टैक्स पे करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो बिल्डर सेगमेंट के लिए जीएसटी एक अच्छा वो नहीं है, इसके नुकसान ही होगा बिल्डर सेगमेंट को। आगे क्या रहता है आगे मालूम पड़ेगा। तो अपना जो रियल एस्टेट का भविष्य क्या अभी अधर में ही लटका हुआ नजर आता है? देखिए 3 साल से रियल एस्टेट सेक्टर वैसे ही पिछड़ा हुआ था। जीएसटी के आने के बाद में प्रॉब्लम्स तो बढ़ी हैं और लग रहा है कि गवर्नमेंट क्वेश्चन को रियायत देगी और उससे इस सेक्टर को दोबारा बूस्ट मिलेगा। जी, नोटबंदी के तुरंत बाद जीएसटी का आना, इससे भी कुछ दुष्प्रभाव पड़ा है इस पर? दुष्प्रभाव तो पड़ा है। जी गोयल जी, जीएसटी की प्रॉब्लम क्या है, अभी तक रियल एस्टेट में बहुत क्लियर नहीं है। जी ठीक है, दर तो 12% कर दी उन्होंने, कहा जी आप इनपुट का बेनिफिट दोगे कस्टमर को। ये सब चीज़ें अभी तक रियल एस्टेट में, क्योंकि इट इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। बाकी चीज़ों में तो क्या होता है, आज वो गया एक चीज़ खरीदे और उसने अपना टैक्स दिया और वो घर आ गया, लेकिन इसमें साल लगेगा, 2 साल लगेगा। अभी सिस्टम जो है ना इतना क्लियर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो कस्टमर को बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हम एक्स्ट्रा टैक्सेस देते थे जिसका बिल्डर को बेनिफिट नहीं मिलता था, जैसे एक्साइज है, बहुत ऐसे एंटी टैक्स है, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी जो कि अब डायरेक्ट मुझे इनपुट मिल रहा है तो आई कैन पास ओवर टू दी कस्टमर। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ भाई 12% है, 6% मैं अपनी जेब से देने को तैयार हूँ और 6% मैं कस्टमर से चार्ज करने को तैयार हूँ अगर कोई आज मेरे पास बुकिंग करता है तो मुझे ये लगता है बेनिफिट विल गो टू द कस्टमर। डेफिनेटली बिल्डर को देना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर को बेनिफिट्स होंगे इससे।
अभी तक क्योंकि ये क्लियर नहीं है सिस्टम, इसलिए परचेजर भी थोड़ा कंफ्यूजन में और बिल्डर भी कंफ्यूजन में। एक्चुअल में अभी हम लोगों को ये नहीं मालूम कि हम जो उनसे मटेरियल परचेज कर रहे हैं हमारा उसमें किस मटेरियल पे क्या परसेंटेज होगी, हम कितना इनपुट उसको हम देते हैं आज की, और कितने, और जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं वो बिल्डिंग 2 से 3 साल में कंप्लीट होगी, और हम कस्टमर को कितना इनपुट पास ऑन करें आज किसी को भी क्लियर नहीं है। तो हम उसे 5% दें, 6% दें, कुछ भी क्लियर पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा इस समय प्रॉब्लम्स हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति आगे आगे क्लियर होगी बहुत आज आपको भी ये नहीं पता है इस समय स्थिति इस तरह की है कि निर्माण में कितनी लागत आनी है? जी नहीं मालूम, उसका कोई अंदाजा नहीं है, किसी को नहीं मालूम। तो फिर प्रोजेक्ट का जो संभावित कॉस्ट है वो भी तय नहीं हो पाएगी इस तरह से। जी, तो फिर कैसे कर पाएंगे? तो इनपुट देना तो मुश्किल है इस समय, हमारी इनपुट की परसेंटेज फिक्स करना बड़ा मुश्किल है। उम्मीद है कि भी जैसे 1 महीने तक ये नेक्स्ट 10th को जैसे रिटर्न जाएगी, अभी एक्सपर्ट्स ने बताया है, तो इतने इन द मीन टाइम कुछ ना कुछ इसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगी, क्योंकि अभी तक रियल एस्टेट पे बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस नहीं आई है। गोयल जी, आप जी अनूप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप संदीप भाई और गोयल साहब दोनों से ही है। पहले रेरा आ गया, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हो गया, और अब ये GST आ गया। 3 एक बड़े बदलाव। रेरा डेफिनेटली एक बड़ा बदलाव था, आप लोगों के लिए तो नेचुरली था। तो लगता है कि कहीं कुछ एक शिकंजा जैसा कस गया है। पहले बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी थी आप लोगों के ट्रेड में, और बड़े आराम से आप लोग काम कर लिया करते थे, और अपने तरीके खुद निर्धारित कर लिया करते थे कि कब कितना पैसा दे देंगे, कब आप उसको डिलीवर कर देंगे। तो ये 3 बड़े प्रोविजंस क्या एक शिकंजा कसा है? रेरा, डिमोनेटाइजेशन और GST। मैं शिकंजे की बजाय इसको कहूँगा एक कन्फ्यूज़न है। अभी शिकंजा नहीं है, क्योंकि रेरा जो है डेफिनेटली एक बिल है जिसकी वजह से आपको कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी। अगर मैंने उसको 2 साल में कहा तो मुझे 2 साल में देना पड़ेगा, नहीं तो हैवी पेनल्टीज़ हैं। और एक चीज़ तो डेफिनेटली देखेंगे कि बहुत सारे बिल्डर्स मार्केट में आ गए थे जिन्होंने लैंड ले ली, ऑन द पेपर प्रोजेक्ट को बेच दिया, लैंड के भी पूरे पैसे नहीं दिए। उससे जो परचेज़र था बहुत डर गया था कि मेरे को पता नहीं फ्लैट मिलेगा नहीं मिलेगा। अब उसको ये तो श्योर हो गया कि अगर मेरे को वो दे रहा है फ्लैट देना पड़ेगा उसको, नहीं तो इतनी हैवी पेनल्टीज है, मुझे उस पर भी सेटिस्फाई हो जाऊंगा मैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये शिकंजा है। ये डेफिनेटली ये 3 प्रोसेस के बाद एक मार्केट में कन्फ्यूज़न हो गया है, जिसकी वजह से ये मार्केट सफ़र हुई है। और थोड़े दिनों बाद मैं समझता हूँ ये क्लियर हो जाएगा कि परचेज़र को ये लगेगा बहुत अच्छा है, बिल्डर को भी लगेगा बड़ा सिस्टमेटिक हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो अपनी हद में काम कर रहे थे, लेकिन जो सिर्फ टोपी घुमा रहे थे, मैं को अपनी हद से बाहर काम कर रहे थे, उनके लिए डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। संदीप भाई, रेरा आने के बाद में बहुत सारे जो मेरे ख्याल से क्लैरिफिकेशन बहुत सारे अच्छे हो जाएंगे, जिससे कि हम लोग जैसे बिल्डर सेगमेंट में ही आपसे बात कर रहा हूँ कि एक तो टाइमली प्रोजेक्ट हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरा, बहुत सारे बिल्डर्स जैसे कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके बाद में उसी फंड को दूसरी जगह यूज़ कर लिया, वो बंद हो जाएगा। और तीसरी बात ये है कि जो बिल्डर सही काम कर रहे थे उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। जो बिल्डर जो पास कुछ करा रहे थे, बना कुछ रहे थे और डिलीवरी टाइम से नहीं दे पा रहे थे, उनके लिए प्रॉब्लम्स है। वैसे मैं सोचता हूँ कि अल्टीमेटली कस्टमर, कंज्यूमर और बिल्डर दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। इसमें 2 वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, अभी तो पूरा कंक्लूजन बाद में आएगा। इस आंसर के बाद 2 वर्ड्स आ रहे हैं। एक तो लगता है सफाई हो जाएगी, जैसा गोयल साहब बहुत खुश हैं कि जो कुकुरमुत्तों की तरह अचानक बन गए थे वो सफाई हो जाएगी। और अभी लेकिन इतना ज़रूर है कि आप अपना, जैसे प्रवेद ने भी कहा, प्रोजेक्ट की छोड़िए, मतलब फ्लैट की कॉस्ट आप पहले निर्धारित कर देते थे, 18 लाख में फ्लैट लीजिए, 25 लाख में लीजिए, अब वो शायद अनाउंसमेंट्स मुश्किल हो जाएंगे। नहीं, वो तो अभी भी कुछ नहीं होगा। हाँ। तो कॉस्ट निर्धारित अभी भी बिल्डर के हाथ में ही होगा। बट वो आप कह रहे हैं ना कि जो आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं उस पर अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, और अपना किस तरह से होगा, तो फिर फाइनल कॉस्ट कितनी बनेगी? सर बताइए। नहीं, कॉस्ट में तो जो है पहले ही निर्धारित हो जाएगी, और उसको उस रेट पे और उस टाइम पे कंप्लीट करके देना पड़ेगा। उसको ऐसी कोई ऐसा इशू नहीं है कि कॉस्ट निर्धारित नहीं होगी। जी, गुप्ता जी का अभी एक सवाल है। मेरा सवाल खास करके गोयल साहब से है। हाँ जी। जैसा कि आप देखते हैं, वृंदावन में पहले पर्वों पर ही तीर्थ यात्री आते थे, जैसे होली, दिवाली या जो भी गुरु पूर्णिमा, जो भी पर्व है उन पर लोग वहाँ आते थे। गोयल साहब जैसे बिल्डरों ने डेवलपमेंट किया और जहाँ तीर्थ यात्रियों का आना शुरू हो गया, लेकिन उसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी वृंदावन में हुई है, जिसकी वजह से सारा डेवलपमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं,
उसी जगह पे तमाम तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो गई हैं इतने सारे तीर्थयात्रियों के आने की वजह से। रोड की समस्या है, सीवेज की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, बंदरों की समस्या है, हरियाली की समस्या है, मंदिरों में अव्यवस्था फैल गई है। क्या इसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं क्या, या करना चाहिए, ऐसा कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि अगर वो मूल वृंदावन ही खत्म हो जाएगा, वहाँ समस्याएं होंगी, तीर्थयात्रियों को परेशानी होंगी, तो आएगा कौन? सर मैं अब इस बारे में मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। ये सामंजस्य बिल्कुल बढ़िया बनाया हुआ है। गोयल जी ने कहा कि आप ही जवाब दीजिए। सर देखिए, जहाँ तक STP वाली बात है, हम सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हम कॉर्पोरेशन की कोई भी हम मदद नहीं ले रहे। STP के हमने अपने इंडिविजुअल प्लांट लगाए हुए हैं। हम उस जो भी पानी मान लो कंज्यूम कर रहे हैं, उस पानी को हम STP के माध्यम से साफ करके, और जो हमने ग्रीनरी लगाई है उस ग्रीनरी में यूज कर रहे हैं। एक बूंद पानी हम बाहर नहीं फेंक रहे। मैं आपके प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मूल वृंदावन है जिसकी वजह से यहाँ तीर्थयात्री आते हैं उस एरिया की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं गोयल साहब से प्रश्न किया। देखो उसके लिए बिल्डर्स ने तो डेफिनेटली कोई सामाजिक लेवल पर ऐसा काम नहीं हुआ है, ये तो प्रशासनिक लेवल पर है, जो कि रेगुलेशन ऑफ द सिस्टम्स करने पड़ेंगे। ट्रैफिक है मान लो, वो तो कोई बिल्डर इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता, ये तो प्रशासन को ही करना पड़ेगा। हरियाली डेफिनेटली अगर मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे हरियाली वहाँ पे डेवलप करनी है, ये अपना बना रहे हैं तो वहाँ पे हरियाली इनको डेवलप करनी है। जहाँ तक हमारा पानी का इन्होंने बताया है, हम ऐसे कर रहे हैं। अब मैं अपने यहाँ सोच रहा हूँ कि सोलर सिस्टम लगाऊँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, नेक्स्ट मेरी प्रायोरिटी यही है। तो ये सब चीज़ें जो हम इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। प्रशासन में भी अगर कोई चीज़ हमारे से सहयोग होगा तो डेफिनेटली करेंगे। इतना गवर्नमेंट के पास हमारे से टैक्स जा रहा है, वो भी तो एक प्रकार से सहयोग ही है कि वो उसको डेवलपमेंट पे लगाएं पैसे को। देखिए, हम जो गवर्नमेंट को डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर जो भी फीस दे रहे हैं, हम शायद एक प्रोजेक्ट पर 50-60 लाख रुपए एक प्रोजेक्ट पर डेवलपमेंट फीस दे रहे हैं। हम गवर्नमेंट से डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे। अल्टीमेटली उस डेवलपमेंट का पैसा शहर के डेवलपमेंट में लग ही रहा है, डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट वे में डेवलपमेंट के लिए लग ही रहा है। जी, एक कहा जाता है वृंदावन के बारे में, यहाँ कोई आप जी माफ़ी चाहूँगा जी मैम। मैं आप लोगों से एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि मैं कंज्यूमर फोरम में हूँ, वहाँ हमारे यहाँ जनरली बहुत सारे ये केसेस आते हैं कि आप लोग पोजीशन देने में बहुत प्रॉब्लम आती है, उसमें फिर आप लोग इंटरेस्ट बढ़ाते जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस जो लेते जाते हैं, उसमें क्यों प्रॉब्लम आती है? टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी पोजीशन नहीं मिलता। देखिए मैडम, मैं जहाँ तक समझता हूँ वृंदावन में इस तरह की प्रॉब्लम, वृंदावन मथुरा में इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कम है। ये जो रेरा जो एप्लीकेबल हुआ है ज़्यादातर दिल्ली NCR की वजह से एप्लीकेबल हुआ है। दिल्ली NCR में रियली प्रॉब्लम रही है, मथुरा वृंदावन में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं रही है। तो गोयल जी जवाब दें इस चीज़ का। फिर रेरा का पर्पज़ ये है, जो मैडम कह रही हैं, रेरा का पर्पज़ ये कानून लाने का कि ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, चाहे वो NCR हो चाहे वृंदावन हो, कहीं पर भी हो, उसका पर्पज़ ही एक है, इसलिए ऑल ओवर इंडिया वो एप्लीकेबल है। और उससे मैं समझता हूँ ये जो कंज्यूमर फोरम के केसेस हैं मोस्टली ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इतनी हैवी पेनल्टीज़ हैं, अरे लॉज आर वेरी मच क्लियर, तो कंज्यूमर फोरम भी उसमें कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए बिल्डर को करना ही पड़ेगा। वही ना कि एक दो केसेस होते हैं, उससे आप लोग की डिग्निटी ना वो सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है ना, तो इस चीज़ के लिए एक अवेयर होइए कि एक दो केसेस भी हैं वो क्यों हो रहे हैं। नहीं, अब तो हमको ब्रोशर में क्लियर लिख के देना पड़ेगा कि हम किस टाइम पर पोजीशन दे पाएंगे और हम कितनी अगर हम कुछ ब्रोशर्स में कुछ बिल्डर्स डिनाई करते हैं। मैं पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन कुछ लोग डिनाई करते हैं कि नहीं हमारी ये कंडीशन नहीं थी, जबकि टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं हमारे सामने। वो देखिए, मैं आपसे एक बात क्लियर रखूँ कि हर जगह बिल्डर भी दोषी नहीं होता। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, आपके पास केस आते हैं कि बहुत सारी जगह जो बायर है वो भी अपनी इंस्टॉलमेंट पे करने में लेट करता है, और उस लेट की वजह से बिल्डर भी सफ़र करता है। हर जगह बिल्डर दोषी नहीं होता। तो अगर हमारे पास फंड नहीं आ रहे, प्रॉपर्ली टाइमली नहीं आ रहे, तो हमारा प्रोजेक्ट अल्टीमेटली लेट होगा ही होगा। तो हर जगह बिल्डर दोषी नहीं है, कहीं उसकी जगह कंज्यूमर भी उसमें भी कहीं कंज्यूमर की वजह से भी लेट होता है। ये कृष्णभूमि जो प्रोजेक्ट है चंद्रोदय मंदिर के पास, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी जिसका उद्घाटन कर गए थे, उसमें 25% पैसा भी ले लिया है, और कोई भी 4 साल हो गए, सब कस्टमर परेशान है, कोई डेवलप नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है? उसके बारे में तो जो उसके बारे में हम क्या बता पाएंगे, जो बिल्डर है उसके बारे में बता पाएंगे। अथॉरिटी रिप्लाई करेगी इसके बारे में जी, या वो खुद बिल्डर वही रिप्लाई कर सकता है, इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते। कुछ हो सकता हो, कुछ संभावना नजर आती है। आपके पास उससे रिलेटेड इनपुट हो तो आप शेयर कर सकते हैं। वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मंदिर इतने स्टोरीज बनना है, ये तो परचेजर को पहले ही समझ लेना चाहिए कि दैट प्रोजेक्ट विल डेफिनेटली टेक ए टाइम।
उसमें समय तो लगेगा ही लगेगा। अगर उन्होंने कहा जी हम 2 साल में दे देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मंदिर बनने में इतने स्टोरी में अभी तो पाइल फाउंडेशन शायद चल रही है उसके अंदर, तो उसमें समय तो लगेगा। जो परचेजर है वो उसने उस टाइम कैसे खरीदा है, बेचने वाले का और ख़रीदने वाले का, ये दोनों का म्यूचुअल वो है, और इसके बारे में अथॉरिटी कुछ कर सकती है, और तो हम लोग तो कुछ नहीं। रेरा सर वहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रेरा भी यूपी में एप्लीकेबल नहीं हुआ है। नहीं, एप्लीकेबल हो गया है। द सिस्टम हैज़ टू 1 मई से एप्लीकेबल उन्होंने कर दिया है, और ओनली अब रजिस्ट्रेशन वगैरह का सिस्टम अब शुरू होने वाला है। ये हो सकता है 15 दिन में हो जाए, हो सकता है 1 महीना लग जाए, बट एनी टाइम इट विल स्टार्ट। की मतलब अब कोई इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, और ये होगा ही होगा, 100% है। 2 बिल्डर सही समय पर सही काम कर रहे हैं और एक बिल्डर गलत कर रहा है, तो कहीं उससे जो कस्टमर है उसको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उससे आपके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो उसके लिए कहीं कोई यूनियन के माध्यम से या किसी रूप में आप कुछ करने जा रहे हैं क्या? उस मछली से सर आपको भी खतरा है जो है ना जी, अब हमारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेरा कानून इटसेल्फ और आया भी यही है। मेजर पर्पस उसका रेरा का ये था कि लोग कमिटमेंट्स कर रहे थे और फ्लैट्स बेच रहे थे, 2 साल का बेच दिया और 5 साल बाद भी वहाँ पर कुछ नहीं आ रहा था। तो अभी रेरा इतना सख्त आ गया है कि मेरे को लगता नहीं किसी को भी कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। इवन जो हमारा ब्रोशर होगा, ब्रोशर को भी हमको उनसे अप्रूव कराना पड़ेगा। कि हम क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, हम क्या फैसिलिटी हमने दी हैं, और उनको हम दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। तो अब वो वाली बातें खत्म हो चुकी, जो कि हिडन बहुत सारी बातें हो जाती थी, वो सारी बातें खत्म हो चुकी। नॉट ओनली ब्रोशर, इवन दी एग्रीमेंट जो कस्टमर के साथ हम करेंगे वो भी एक जर्नलाइज एग्रीमेंट होगा, और उसकी वही एग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्या तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल तैयार है, कोई इसमें ऐसी बात ही। बेजी एक सवाल मेरा भी है। जी। वृंदावन में बड़े पैमाने पर बिल्डिंग्स डेवलप हुई हैं, बड़ी इमारत बन गई हैं, और मोस्टली अगर देखा जाए तो बाहर के लोगों को वो बेची गई हैं। सबसे बड़ा एक जो प्रश्न चिन्ह यहाँ लग रहा है कि बिल्डिंग खरीदने के बाद लोग उन बिल्डिंगों में, उन फ्लैट्स में नहीं रह रहे हैं, या तो वो किराए पर दी जाती हैं या फिर वो बंद पड़ी हुई हैं। नतीजा ये निकल के आ रहा है कि उनमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अपराधी उसमें रुक रहे हैं, तमाम अनैतिक कृत्य उन बिल्डिंग्स में हो रहे हैं। क्या आपके माध्यम से इस तरह की कोई शर्त लागू की जाती है, या आपकी कोई सिक्योरिटी इस तरह की रहती है इस बिल्डिंग्स में? देखिए, अब तो वो वाली बात नहीं रह गई कि बाहर के लोग ही परचेज कर रहे हैं, तो शहर से लोग भी निकल के वृंदावन फ्लैट्स लेना शुरू कर दिया है, तो वो वाली केवल बाहर के लोग ही नहीं रह गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बाहर के व्यक्ति परचेज कर रहे हैं, रह नहीं रहे हैं। जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो बिल्डिंग्स में जाके रेंट पर ले लेते हैं, फिर उनमें अनैतिक क्रियाकलाप होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ डेवलप होती हैं। तो इससे कहीं न कहीं बिल्डिंग का डेवलपमेंट तो हुआ, तो निश्चित तौर अपराध भी बढ़ रहा है। देखिए, टाइम टू टाइम हम लोग पुलिस प्रशासन को भी, जो हमारे पास रेंट पर जो टेनेंट रह रहे हैं उनकी हम सूचना देते रहते हैं कि हमारे पास इतने टेनेंट रह रहे हैं, विद फोटोग्राफ्स, विद उनके ID प्रूफ समेत उनको हम देते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसके अलावा हम लोगों के द्वारा पर्सनल प्रयास इस तरह के किए जाते हैं, कोई भी गलत व्यक्ति इस तरह का फ्लैट को न ले सके, उनके ID प्रूफ वगैरह सारे सब कुछ लेते हैं। पर फिर भी अगर 1-2 लोग गलत आ जाते हैं, उसके लिए हम भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। इस चीज़ को हमने भी उठाया कि इसका आइडेंटिफिकेशन कराया जाए, जितने भी फ्लैट्स हैं कि इसके द्वारा खरीदे गए हैं, कौन लोग रह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी एक्टिविटीज़ सामने आई हैं कि खाली पड़े हैं, भूतिया बिल्डिंग बन रही हैं, नई इमारतें हैं, कोई रह नहीं रहा है, इतनी डेवलप होने के बाद भी खरीद ली गई है। कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ गलत तरीके की हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, अपराधी किस्म के लोग उनमें आके छिपे हुए हैं, रह रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं बिल्डिंग की दृष्टि से तो वृंदावन में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अपराध की दृष्टि से भी वहाँ अपराध बढ़ रहा है। NCR के अंदर तो मैं समझता हूँ ये कंपलसरी है। अगर मैं अपना घर किराए पर देता हूँ किसी को, आई हैव टू गिव द टोटल इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन के, जो भी मेरा पुलिस स्टेशन है। यहाँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे यहाँ अभी तक कोई किराए विराए पर शुरू नहीं हुए हैं। वृंदावन में अभी ऐसा नहीं है, पुलिस इसका प्रयास कर रही है। रेंट पे जो लोग रह रहे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन भी शुरू किया गया है, लेकिन मेरा बिल्डर से भी अनुरोध है कि निश्चित तौर पर इस पर ज़रूर फोकस करें, जिससे कि अपराध की दृष्टि की जो भी गतिविधियाँ हैं वो नहीं बढ़े वहाँ पर। गोविंद जी का कहना है कि कुछ शर्तें आपकी तरफ से भी इसमें डाली जाएं, जिससे कि
कोई नियंत्रण किया जा सके? देखिए, हम लोगों ने जो भी सोसाइटी हम फॉर्म करते हैं उसमें साफ लिखाया हुआ है कि अगर हम लोग जो हमारे लोगों के माध्यम से फ्लैट रेंट पर जाएगा उसमें तो आईडी देना प्रूफ कंपलसरी है ही है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति अपना फ्लैट डायरेक्टली अगर रेंट पर देता है तो वो सूचना RWA को जरूर दे और उसकी आइडेंटिटी वगैरह RWA में प्रोवाइड कराए। तो इस तरह की कोशिशें हम लोगों के द्वारा की जाती हैं कि इस तरह की संभावना ना हो। और कामयाब हो पा रही हैं कोशिशें? देखिए 99.99% कामयाब हो रही है। जी जी जी, वेद जी माफ़ी चाहूँगा। दर्शकों, जारी रहेगी वृंदावन में रियल एस्टेट के मुद्दों को लेकर यह चर्चा। अभी वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए हमारा एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूं के प्रायोजक हैं अरोराज गिरिराज ग्रुप वृंदावन और सह प्रायोजक हैं पुष्पा शर्मा PS ग्रुप एंड द्विवेदी प्राइवेट लिमिटेड वृंदावन, ओमैक्स इंटरनेटी वृंदावन और एसोसिएट्स हैं हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर रमण रीति वृंदावन, हरे कृष्णा ऑर्चिड वृंदावन। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में जिसका नाम है मैं मथुरा हूं। इस वक्त हमारे साथ मंच पे मौजूद हैं संदीप अरोड़ा जी और RC गोयल जी। दोनों ही रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़े हुए हैं वृंदावन से, और इनसे चर्चा कर रहे हैं हमारे साथी संवाददाता वेद प्रकाश गौतम जी। ब्रेक के बाद सर सवालों का सिलसिला फिर से प्रारंभ करते हैं। RC गोयल साहब से मेरा सवाल है, रियल एस्टेट के अलावा आपकी एक पहचान और है, दिल्ली में आप सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं। वृंदावन में आप रियल एस्टेट में आ चुके हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में कब आने वाले हैं या आ चुके हैं तो बता दीजिए। नहीं, मैं गलत बोल दूं, अभी कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं थोड़े टाइम बाद यहीं रहना शुरू करूं तो मैं डेफिनेटली सामाजिक संस्थाओं से जुड़ूंगा। चलिए वेद जी, अनूप जी हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, वो सवाल पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि यहाँ आप दोनों का ये संदीप भाई ने उसका पक्ष लिया था कि पिछले कुछ समय में लाइक एक दशक के दौरान या 10, 12, 15 वर्षों में जो नंबर है, जो स्कोर है, वो 2 और 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर गया है वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं का, और उनमें बहुतायत NCR की है। और अब हम अगर बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, रंगजी मंदिर जाते हैं, राधा रमण जी जाते हैं, तो वहाँ हमें यंगस्टर्स भी बहुत नज़र आते हैं। एक बड़ा चेंज है। तब आपने कहा कि अगर सुख सुविधाएं देंगे तो वो लोग आएंगे। तो ये कौन सी एक, हालांकि आप लोग तो हैं ही कॉमर्शियल जोन के लोग, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे बगल में नवलगिरी जी आ गए तो इनसे कोई वाइब्रेशन मुझे मिल गई है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है सर? आप लोग भी थोड़ा बताइए ना कि सुख सुविधाओं की वजह से ही लोग धार्मिक स्थलों पर आएंगे, और इसका एक ड्रॉबैक हमने देखा या एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि केदारनाथ में त्रासदी को लोगों ने कहा कि जब वहाँ हनीमून कपल पहुँचने लग जाएंगे तो फिर आखिर क्या होगा। तो आखिर इस धर्म की जगह पर इसीलिए आऊँ कि मुझे लिफ्ट मिले, मुझे अटैच लेट बाथ मिले। डेवलपमेंट जरूर होना चाहिए, लेकिन इस सोच के साथ क्यों? मेरा सिर्फ एक सामान्य सी बात है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि हनीमून के लिए, लेकिन जो यंग जनरेशन है, जिनको युवा बोलते हैं, डेफिनेटली उनको मान लो एक वाईफाई चाहिए, उनको एयर कंडीशन चाहिए। आज चाहे वो आश्रम है, आश्रमों को भी वही कन्वर्ट करना पड़ा। मोस्टली आश्रमों में AC लग गए, और या दर्शन करने गया वो 1 घंटा 2 घंटे दर्शन करने के बाद क्या करेगा आके रूम में? उसको कोई ऐसी एक्टिविटी चाहिए जिससे वो अपना समय बिता सके। बच्चे हैं उनके साथ, उनको खेलने के लिए मान लो झूले या कुछ मिल जाते हैं, पेरेंट्स को भी आराम मिल जाता है और बच्चे भी एंजॉय करते हैं। मेरा पर्पस सिर्फ इतना था, इससे आगे और कोई इसमें वो नहीं था कि कोई ऐसी कॉमर्शियल वो है। जी जी, सवाल मेरा भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या ये वृंदावन में आते हैं? क्या ये वृंदावन का विकास है या वृंदावन से अलग आती हैं सारे प्रोजेक्ट? ये देखिए, वृंदावन नगर पालिका की सीमा के बाहर तो है ये सारी बिल्डिंगें। पहले हमने शुरुआत में बात की थी कि दो तरह के वृंदावन हो गए, एक प्राचीन वृंदावन और एक आधुनिक वृंदावन। अगर आप दोनों को ही और आप जैसे लोगों को इसका निर्माता कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। उसके साथ एक अलग कल्चर भी आया। उस प्राचीन वृंदावन के अपने अलग त्यौहार हैं, अलग पर्व हैं। आपके जो नया जो वृंदावन है, इसके अलग त्यौहार हैं। एक वीकेंड कल्चर आ गया। वीकेंड होते ही शनिवार संडे के दिन NCR से
बहुत सारे श्रद्धालु, शरणार्थी, दर्शनार्थी एक बतौर पिकनिक भी आते हैं, क्या कहेंगे सर? एनसीआर का कल्चर त्यौहार मत कहिए, उनके लिए कोई त्यौहार है, उनको जब समय मिलता है वीकेंड पे, आज मनुष्य की लाइफ इतनी बिजी हो गई है, जब उनको समय ही वीकेंड पे मिलता है तो वो वीकेंड पर आएंगे। इसको कोई ऐसा वो नहीं है कि उन्होंने कोई अपना पर्टिकुलर त्यौहार बना लिया है, उनको जैसे समय मिलता है, बीच में भी अगर मान लो वेंसडे को ही छुट्टी है कोई, तो लोग वेंसडे को भी आते हैं, क्योंकि समय की अवेलेबिलिटी के हिसाब से है ये तो डेफिनेटली। सर इसको हम पॉजिटिव वे में देखें तो आप ये देखिए कि मैंने नेगेटिव वे में नहीं कहा, मैं तो देखा पॉजिटिव वे में अगर हम देखते हैं जिस तरह से टूरिस्ट वृंदावन के लिए बढ़ा है, तो वृंदावन के लोगों को रोजगार मिला है, हमारी युवा पीढ़ी को रोजगार मिला है, और इस डेवलपमेंट के साथ साथ मैं दूसरा बात आपसे कहता हूँ, वृंदावन में ज़्यादातर जो बुजुर्ग वृंदावन में आज भी फ्लैट परचेज करने वाले 60% जो लोग होते हैं ओवर 60 की एज वाले होते हैं। तो जो बच्चे अपने पेरेंट्स को वृंदावन शिफ्ट करने के लिए लेके आते हैं, तो वो सारी सुख सुविधाओं को देखते हैं कि मेरे पेरेंट्स उस जगह जहाँ पर जाके रहें जहाँ की उनको सारी सुख सुविधाएँ मिलें। तो डेफिनेटली जो इस माहौल से वो निकल के आ रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि उनको उनके पेरेंट्स को सारी सुख सुविधाएँ मिलें। तो उस तरह का हमको इस तरह की कल्चर एक डेवलप करनी पड़ रही है। जी संदीप जी, वृंदावन के बारे में एक कहावत प्रचलित है, आपको पता होगा जी, गोयल जी को भी जरा बता दीजिएगा कि यहाँ ईंट उठा के देखिए भागवताचार्य निकलते हैं, उनसे कुछ बची हुई ईंटें हैं उनको उठा के देखिए साधु संत निकलते हैं, जो कुछ चंद ईंटें बच जाती हैं आप उन्हें उठा के देखेंगे रियल एस्टेट के काम करने वाले, प्रॉपर्टी का काम करने वाले निकलते हैं। हमने इस मंच पे भागवताचार्य आए, साधु संत आए, उनसे बात की, उनसे पूछा कि क्यों एक मंच पर आकर वृंदावन का विकास के लिए कुछ करते हैं। आपसे भी हम ये पूछना चाहेंगे, क्या जो रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं, जो बिल्डर हैं, अपनी स्वेच्छा से एक मंच पर आते हैं कुछ वृंदावन के लिए, प्राचीन वृंदावन के लिए, नए वृंदावन के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, जो प्राचीन स्वरूप है वृंदावन का उसके लिए कुछ करने की कुछ योजना बनाई है या है कुछ भविष्य में? गोयल जी भी सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आने वाले हैं, उनकी तरफ भी जाता है, थोड़ा सा सवाल बचा हुआ है इसका। सर देखिए, इस तरह का अगर सारे लोग मिलकर अगर कोई कंक्रीट प्लान बनाते हैं तो उसमें हमारी सहभागिता हमेशा हम तैयार हैं, हम कभी भी उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। पहल करेंगे कुछ लोगों को एक मंच पे लाने की। जैसे अभी पहले भी डिस्कस हो रहा था, इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मान लो आज मैं रोड पे कुछ काम करना भी चाहता हूँ, तो जब तक प्रशासन साथ नहीं होगा वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अपने उसमें इंटरेस्ट जुड़े होते हैं जहाँ पर भी आप डेवलपमेंट करोगे। सर प्रशासन अगर कुछ आगे आता है और वो किसी तरह का सहयोग कि भी तुम बिल्डर्स हो, बिल्डर कम्युनिटी उसके साथ आए, तो हम डेफिनेटली तैयार हैं। चलिए वेद जी, माफ़ी चाहूँगा, समय हमारे पास सीमित है। तो दर्शकों, ये रहे हमारे साथ संदीप अरोड़ा जी और आरसी गोयल जी, जिनसे हमने वृंदावन में रियल एस्टेट के मुद्दों को लेकर बात की। आप देखते रहिए हमारा एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।